हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज एक नया चैप्टर जिसका नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर हमें मेजरली डिस्कस करना है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी की जब भी आप बैलेंस शीट की बात करोगे तो उसके लिए जो आपका फॉर्मेट है वो क्या है, प्री डिसाइडेड है, पहले से फिक्स किया गया। उसी फॉर्मेट के अंदर आपको क्या करना होता है, कंपनी की बैलेंस शीट को बनाना होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या होता है, कैसे चलता है, वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। उसके अलावा जो भी कंपनी जब अपनी बैलेंस शीट और P&L बनाएगी उसके साथ साथ कंपनी को किन किन चीज़ों की कंप्लाइंस करनी होती है। कंपनी जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना क्या है, कंपलसरी है। कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके जो अपनी बैलेंस शीट है वो बनाएगी, और उसके साथ साथ कंपनी को शेड्यूल 3 की जो कंप्लाइंस है वो भी क्या करनी है, फुलफिल करनी है। ये जो कंप्लाइंस है इनको पूरा करने का काम किसका होता है, जो कंपनी का अकाउंटेंट होता है उसका ये काम होता है। और जो ऑडिटर होता है वो फिर चेक करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने वो प्रॉपर उन सब चीज़ों की कंप्लाइंस करके बने या नहीं बने। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ जो भी आपकी कंपनी है उसका नेम आ जाएगा। देन हम लोग लिखते हैं एज ऑन, एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं तो एज एट या एज ऑन वर्ड आप यूज करते हो। और जो ईयर है वो क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया। फाइनेंशियल ईयर अब क्या होता है, फिक्स होता है। पहले कंपनी जो थी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भी अपने अकाउंट्स बना सकती थी। जैसे उसको अपना ईयर चेंज करना होता कंपनी मैनेज कर लेती थी। बट अभी क्या किया, जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो भी कंपनीज है उन सबका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च पे एंड होगा, है ना। बैलेंस शीट में आपके मेजरली 2 पार्ट होते हैं ना, एक तो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा होता है हमारा असेट्स वाला पोर्शन। जब हम लोग बात करें सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हेडिंग्स में आपका पहले है पर्टिकुलर्स जो आपको मेंशन करना होता है। उसके साथ साथ और किस चीज़ की जरूरत पड़ती है अभी बैलेंस शीट में, नोट्स नंबर की, और अमाउंट के हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, एक इसका करंट ईयर का और दूसरा किसका, प्रीवियस ईयर का। जिससे क्या होता है कि दोनों जो आपके ईयर के डेटा है ना वो साथ के साथ कंपेयर करके देखे जा सके कि उनके अंदर कोई चेंजेस वगैरह कितना हुआ वो सब। फर्स्ट जो आपकी मेजर हेडिंग आती है वो क्या आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये आप हमेशा लिखोगे कैपिटल लेटर के अंदर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब सबसे पहले क्या आएगा उसके अंदर, जो हेडिंग हमारी आती है वो आती है अभी किन लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगा रखा है, मालिक कौन है ना। तो सबसे पहले अपना क्या आता है, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा हुआ है किसी भी कंपनी के अंदर। शेयर होल्डर्स से रिलेटेड कौन कौन सा पैसा होता है अपना, शेयर कैपिटल होती है। अब शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब हम लोग यहाँ पे नहीं शो करते। कहाँ शो करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। और ये फिक्स फॉर्मेट है। सबसे पहला जो आपका नोट बनता है वो किसका बनता है, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल के अंदर क्या और इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाते हो या प्रेफरेंस शेयर भी दिखाते हो, दोनों जोड़ करके हम लोग दिखाएंगे। अब कैपिटल जो हम लोग यहाँ पे शो करते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो हमें कहाँ देखना है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देखना है। सेकंड फिर क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई, जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो सब किससे रिलेट करता है, शेयर होल्डर्स से। रिजर्व एंड सरप्लस में जो मेजरली आइटम्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो गया आपका, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, CRR, जितने भी रिजर्व आपने बना रखे हैं, DRR, सिक्योरिटी, प्रीमियम रिजर्व, वो सारे के सारे रिजर्व क्या होते हैं,
टोटल होकर के यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है। थर्ड जो आपका मेजर आइटम आता है वो क्या आता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स अगर इशू करने के लिए कंपनी ने कोई पैसा रिसीव कर रखा है, वो सब आपका आता है इसके अंदर। ये थी हमारी फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद सेकंड कौन सी आती है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ऐसे शेयर्स जिन पे आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव तो कर ली, बट उन शेयर्स को अभी तक अलॉट नहीं किया पब्लिक को। एप्लीकेशन का अमाउंट तो रिसीव हो गया, बट शेयर्स अभी तक अलॉट नहीं हुए, वो सब आपके इस हेडिंग के अंदर कवर होते हैं। थर्ड जो आएगी वो क्या आएगी आपकी? शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग सारी बात होगी। शेयर्स के रिगार्डिंग जो भी सारा पैसा आया हुआ है और उनसे रिलेटेड जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सब हमारा यहाँ पे कवर हो गया। इसके बाद क्या आएगा? ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर लंबे टाइम तक रहने वाला है। मोर देन 12 मंथ्स वो पैसा क्या होगा? हमारे बिजनेस के अंदर रहेगा, जिसका पेमेंट हम लोग 12 मंथ्स या फिर उसके ज़्यादा टाइम के बाद ही करने वाले हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसके अंदर जितने भी आइटम्स आप कह रहेंगे वो सब आ जाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में जैसे आपका हो गया डिवेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। आप चाहो तो दोनों को, अगर मान लो एक से ज़्यादा डिवेंचर्स आपके हैं, तब तो आप क्या करोगे? नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओगे, वहाँ पे डिवेंचर्स के साथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में हेडिंग, और उसके अंदर क्या करोगे? 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर्स, और पूरा का पूरा वहाँ से टोटल करके फिर यहाँ पे दिखा दोगे। या फिर सिंगल है तो आप क्या कर सकते हो? आप डिवेंचर सीधे यहाँ पे भी दिखा सकते हो। ठीक है। और क्या होगा? अदर जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कोई है, वो कोई लोन अगर आपने ले रखा है, जैसे लोन आपका सिक्योर्ड हो गया या अनसिक्योर्ड हो गया, वो आपका यहाँ पे आएगा। और क्या आता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। क्या होता है अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज? आगे लिखा हुआ है नेट। नेट करके दिखाते हैं। नेट करने का मीनिंग क्या होगा? देखो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का मतलब होता है, जब आप लोग AS 22 पढ़ते हो, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम, वहाँ आपको समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से क्या होता है। एक तो होता है हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट, और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। जब हम लोग इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के प्रॉफिट की बात करें, तो कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स के अंदर अलाउड होते हैं, बट इनकम टैक्स के अंदर उनको अलाउड नहीं किया जाता। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो इनकम टैक्स के अंदर अलाउड होंगे, बट अकाउंट्स के अंदर अलाउड नहीं होते। या फिर अकाउंट्स के अंदर पूरी की पूरी डिडक्शन हम लोग एक साथ क्लेम कर लेते हैं, एक साथ पूरा का पूरा एक्सपेंस कहाँ दिखा देंगे? P&L के अंदर दिखा देंगे। बट वही बात करें हम लोग किसके अंदर? इनकम टैक्स के अंदर, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस विद इन ए ईयर आप शो नहीं कर सकते P&L के अंदर। उसकी छूट आपको कैसे मिलेगी? नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर मिलेगी। जैसे मान लो एक बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी एसेट्स आपने एक्वायर करी साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से, भी कोई भी एसेट्स आपने किस लिए ली? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा? जितनी आपकी एसेट्स की वैल्यू है उसकी पूरी की पूरी डिडक्शन आपको एक ही साल में फर्स्ट ईयर में मिल जाएगी। और कुछ केसेस तो ऐसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह को आपने दिया या कंपनीज को डोनेट की वो असेट्स, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको 150%, 175%, 200% तक डिडक्शन मिल जाती है। आपने एक्सपेंस कितने का किया? 1 लाख का, और P&L में अलाउड कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज आपको अलाउड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेड डिडक्शंस। तो ये ऐसा होने के कारण, बट अकाउंट्स के अंदर क्या होगा?
अकाउंट्स में तो हम लोग वही नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो भी हमारी रेट है 15%, 20%, 30%, 10% जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ऐसा होने के कारण क्या होगा, मेरे अकाउंट्स के प्रॉफिट कुछ अलग आ रहे होंगे और टैक्स के प्रॉफिट कुछ अलग आ रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण दोनों के प्रॉफिट्स के अंदर क्या आता है, चेंज आता है, डिफरेंस आता है। इसी रीजन से आपकी जो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है वो हो जाती है किसकी, डेफर टैक्स असेट्स और डेफर टैक्स लायबिलिटीज की। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिन पे आपके डेफर टैक्स असेट्स बनती है और कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिन पे डेफर टैक्स लायबिलिटीज बनती है। तो दोनों ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। फिर आप देखोगे कि DTA डेफर टैक्स असेट्स ज़्यादा आ रहा है या DTL डेफर टैक्स लायबिलिटीज ज़्यादा आ रहा है। दोनों को कंपेयर करने के बाद जो भी ज़्यादा आ रहा है, अगर DTL आ रहा है तो यहाँ पे दिखाना है, और अगर DTA आ रहा है तो हम लोग जाएंगे असेट्स वाले पोर्शन के अंदर, है ना। तो समझ आया ये नेट का मीनिंग क्या है। नेट करने का मीनिंग आपको DTA और DTL दोनों नहीं दिखाने, ठीक है, दोनों को नेट करके सेट ऑफ करके फिर दिखाना है। जो भी परमानेंट डिफरेंस होते हैं, परमानेंट डिफरेंस का मीनिंग क्या है, जो ना तो अकाउंट्स में अलाउड है कभी और ना ही टैक्स में कभी होगा, या अकाउंट्स में तो अलाउड है बट टैक्स में कभी अलाउड ही नहीं होगा, तो उसका इन फ्यूचर आपको कभी बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, तो उनको फिर आप बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जब AS22 पढ़ोगे वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए आपको AS के भी केवल नेम ही लर्न करने हैं, डेप्थ नॉलेज आपको AS के भी रिक्वायर्ड नहीं है। अदर कोई अगर हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह कुछ है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर कोई प्रोविजंस हमारे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो आप लोग यहाँ पे दिखाते हो, और कोई लायबिलिटीज अगर आपकी रह गई कवर नहीं हुई तो उसको आप दिखा दोगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। लायबिलिटीज वाला पोर्शन कवर हुआ नॉन करंट का। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, हाँ इनकी सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आपकी आएगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक हमने जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ट्रेड पेबल्स, है ना। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आएंगे। तो इसका आप लोग क्या करोगे, जो भी रेस्पेक्टिव वर्किंग नोट जो नोट्स टू अकाउंट्स में जाने वाला है वो नोट नंबर डाल करके उसकी डिटेल आप आगे मेंटेन करोगे, है ना। ट्रेड पेबल्स के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमारे यहाँ पे कवर हुए थे, शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे आई थी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लास्ट ऐसी और कोई लायबिलिटीज जो गलती से कहीं रह गई हो वो सब कहाँ पे आने वाली है, अदर करंट लायबिलिटीज। भी जो ऊपर किसी भी में कवर नहीं हुई करंट लायबिलिटीज के अंदर उसको आप क्या करोगे, अदर करंट लायबिलिटीज हेडिंग लिख करके दिखा दोगे, और जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे वहाँ पे जो भी आपके 1 2 3 4 आइटम्स हैं उन सबको वहाँ पे टोटल करके दिखाओगे, ठीक है। ये फॉर्मेट हुआ बैलेंस शीट की, सिंगल साइड हुई अभी तक कवर अपनी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सब का कर देंगे टोटल, है ना। ये आ जाएगा आपका टोटल, यहाँ हमने लिखा फर्स्ट तो हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट, क्या आ गया, जितनी भी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं उन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, दूसरी साइड असेट्स की, बैलेंस शीट की दूसरी साइड कौन सी, असेट्स वाली। असेट्स में सबसे पहले क्या लोगे, करंट या नॉन करंट, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट और करंट।
तो फर्स्ट जो हमारा मेजर पार्ट है वो है नॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग बोलते हैं क्या, ये हेडिंग है ना हमारी, नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स के अंदर अभी जो एएस आपका नया आया उसको हमने इसको नेम दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो फिक्स असेट्स आपकी वो क्या बनेगी, फर्स्ट सब हेडिंग बनेगी। अब इस फिक्स असेट्स के अंदर क्या करना है आपको, सब हेडिंग बनानी पड़ेगी। फिक्स असेट्स आपकी मेजरली 2 टाइप्स की होती है, या तो टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल। अब टेंजिबल असेट्स कौन कौन सी है, कितने कितनी वैल्यूज की है, वो सब हम लोग यहाँ पे टोटल उनका यहाँ पे आएगा। डिटेल्स कहाँ पे मेंटेन होगी, नोट्स के अंदर। तो जो भी आपका नोट्स नंबर आ रहा होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, और जो वैल्यूज आपकी वो नोट्स अकाउंट से कैलकुलेट करके यहाँ पे अपने को रिकॉर्ड करनी है। सेकंड क्या आएगा, इंटेंजिबल असेट्स। जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स आपकी है सबके नेम आप लिखोगे नोट्स अकाउंट्स के अंदर। जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना है, अमोर्टाइजेशन करना है, वो आप वहां पे करोगे भी। अगर टेंजिबल असेट्स है तो क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन होगा आपका। अब ये दोनों असेट्स अगर कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, दोनों असेट्स क्या है, अभी तक जिस फेज में कंप्लीट होती है वहां तक नहीं पहुंची, अभी तक अंडर प्रोसेस है, तो फिर क्या होगा, 2 और हेडिंग्स इनसे रिलेटेड बन जाती है। एक कौन सी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये किससे रिलेटेड होता है भाई, टेंजिबल असेट से। और दूसरा क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, कि कोई बिल्डिंग का आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कोई आप और कोई असेट्स जो बना रहे हो, बट अभी तक वो जब तक कंप्लीट नहीं होएगी भी उसके अंदर आपको 2, 3, 4 ईयर्स लगने वाले हैं। जब तक वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको बिल्डिंग नहीं बोल सकते, तो फिर वो कहाँ जाएगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। एक अलग से क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको बिल्डिंग मान करके रिकॉर्ड कर दिया टेंजिबल असेट्स के अंदर, तो रिकॉर्ड करते ही फिर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। बट अभी तक तो बिल्डिंग बनी नहीं और बनने से पहले ही डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दोगे क्या, नहीं, अभी तो कंस्ट्रक्शन का फेज चल रहा है ना। जब तक असेट्स बनेगी नहीं तब तक की सारी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है अपने को, इसलिए उसको हम लोग अलग हेडिंग्स में दिखाते हैं। कहाँ पे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे ही इंटेंजिबल असेट्स जो होती है, अगर वो आपकी अभी तक रेडी नहीं हुई, इंटेंजिबल असेट्स रेडी कैसे नहीं होगी भाई, मान लो मैंने किसी चीज के लिए अप्लाई कर रखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में रिकवर हो गई, अभी तक भी वो असेट्स क्या है मेरे हाथ में, अभी तक मेरे को प्रॉपर उसके लिए अथॉरिटी नहीं मिली उसको यूज करने की। तो जब तक वो आपको पावर्स नहीं मिलेगी तब तक क्या है वो इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी कवर हुई आपकी किसकी, जो फिक्स असेट्स हैं वो वाला पोर्शन। उसके अलावा क्या हो सकता है, अदर नॉन करंट असेट्स हो सकती हैं। ये आपकी क्या थी, नॉन करंट असेट्स थी। उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी आ सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और क्या आ सकता है, डेफर्ड टैक्स असेट्स, या जो भी ऐसी असेट्स जो विद इन 12 मंथ्स आपकी, जिसको बेच करके आप कैश में कन्वर्ट नहीं करते, या फिर ये मानते हैं कि एक फेयर वैल्यू हमें रियलाइज नहीं होती किसमें, कैश के अंदर, उन असेट्स को हम लोग यहां शो करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा अपना, नॉन करंट असेट्स सारी कवर होगी अपनी। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, करंट असेट्स।
तो जो आपकी असेट्स है वो मेजरली डिवाइड दो पार्ट में होंगी, एक तो नॉन करंट असेट्स के अंदर और दूसरी करंट असेट्स के अंदर। अब करंट असेट्स में क्या आने वाला है? करंट असेट्स में एक तो आपका यार ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, आएगा क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या कवर होता है? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, जो आपने लोगों को पैसा दे रखा है और आपको रिसीव हो जाएगा, बट वो 3 मंथ्स के अंदर रिसीव होने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई एडवांसेस जो आपको विद इन 3 मंथ्स 90 डेज के अंदर रिसीव हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कवर होते हैं, उसको आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल सकते हो। ये सब चीजें अभी हमें डिस्कस करनी है कि किसके अंदर कौन कौन सी चीज हम लोग कब कब कंसीडर करेंगे। जैसे जो आपका फॉर्मेट अभी हम लोग उसको आगे और डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा अभी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में। और बैंक बैलेंस अगर है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। एफडी वगैरह कोई करवा रखी है तो आपने, फिक्स्ड डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना, तो नॉन करंट असेट्स वाले पोर्शन के अंदर चली जाएगी आपकी। और अगर जनरल पैसा पड़ा है, बैंक बैलेंस पड़ा है आपका, तो फिर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अभी भी कोई इसके अंदर कवर नहीं हुआ तो भाई ये बाद वाले सारे आइटम्स में हमने सीक्वेंस ऊपर नीचे इसलिए कर दी क्योंकि इनमें से जो भी आइटम्स आपके होते हैं वो आपको दिखाने हैं, बाकी आपको शो करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो ये सब जो आपके करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज वाले आइटम्स हैं वो ऊपर नीचे आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज का भी अगर आपका पोर्शन ए में कुछ लिखा, आपने बी में कुछ लिखा, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपकी ऊपर नीचे विद इन द कैटेगरी चेंज हो सकती है, बट हेडिंग्स जो आपकी है वो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हुआ बैलेंस शीट के जनरल फॉर्मेट के रिगार्डिंग। इन्वेंट्रीज रह गया, ये लो करंट इन्वेस्टमेंट्स भी रह गया सर। डी डाल दो आप। इन्वेंट्रीज एक और डाल देंगे हम लोग, क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो भी अगर आपका रह गया तो आप उसको हेडिंग्स के साथ डाल सकते हो, वरना वो सारे कवर कहाँ कर लोगे? अदर करंट असेट्स के अंदर। मेजरली ट्रेड रिसीवेबल आपका कवर होना जरूरी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना जरूरी है, और इन्वेंट्री, क्योंकि ये लगभग हर बैलेंस शीट के अंदर होते हैं। तो ये तीनों सब हेडिंग्स तो आपकी आनी जरूरी है, ऊपर नीचे आप इनको कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट आइटम क्या था आपका? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, है ना। तो शेयर कैपिटल का जब आप नोट बनाओगे, नोट नंबर बनेगा आपका 1, जिसका नेम क्या है आपका? शेयर कैपिटल। क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर दिखानी होती है? सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी कितनी है, सबसे पहले लिख दोगे इसमें क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल। ये लिखने के बाद इक्विटी शेयर कितने और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, उनकी डिटेल्स मेंटेन करनी है। इक्विटी शेयर डॉट 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 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, जितने का भी है अभी 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज, 10 ईच, 100 ईच, जो भी रहने वाला है। ऐसे ही जो भी प्रेफरेंस शेयर की रेट रहेगी वो कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कितने रुपए वाले हैं। ये तो बात किसके लिए हुई? ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए। उसके बाद क्या दिखाना है? इशूड शेयर कैपिटल। और जनरली क्वेश्चन के अंदर अगर सेम है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो फिर हम लोग लिख देते हैं इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, लिख देते हैं हम लोग। अब उसके अंदर क्या होगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल को मेनली हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं नॉट फुल्ली पेड अप।
एक शेयर 10 रुपीज़ वाला, कंपनी ने 6 रुपीज़ कॉल किए, हमने 6 रुपीज़ पे किए, तो फुली पेड अप है क्या ये? नहीं है ना? क्या होगा ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जब तक कंपनी पूरा पैसा मांगेगी नहीं या हम लोग देंगे नहीं तब तक वो फुली पेड अप नहीं माना जाएगा। 10 रुपीज़ का शेयर, कंपनी ने 10 मांगे और हमने 10 दिए तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 10 रुपीज़ का शेयर, कंपनी ने 10 मांगे, हमने 8 दिए तो नॉट फुली पेड। आया समझिए? तो हमें दो कैटेगरीज अलग अलग बनानी है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की और बट नॉट फुल्ली पेड अप की। उसके अलावा कंपनी का क्या किया हो सकता है, जो शेयर्स हैं वो इश्यू किए हो सकते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में। पढ़ा ना हमने? कंपनी ने कोई एसेट्स एक्वायर करी, उसके बदले क्या किए, शेयर्स इशू कर दिए, तो जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर टू शेयर कैपिटल। तो जो शेयर्स आपने इशू किए उसके लिए कंसिडरेशन कैश में नहीं आया, तो इसी के अंदर साथ में आपको ऐड करना पड़ता है उन शेयर्स को जो जिनका कंसिडरेशन क्या है कैश के अंदर आपको रियलाइज नहीं हुआ। ऐसे ही कंपनी कई बार क्या करती है, बोनस शेयर्स देती है। किसमें? हाँ, उसके साथ ही क्या है आपका, कई बार कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है ना। तो बोनस शेयर्स अगर कंपनी ने इशू किए वो भी आपके यहाँ पे आएंगे। किस में आएंगे? कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि उनके लिए कंपनी को किसी भी टाइप का कैश का इनफ्लो जनरेट नहीं होता। ठीक है? हाँ, तो फिर वहां से माइनस देते रिजर्व एंड सरप्लस में से है। होता क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस वहां से उतना कम हो जाएगा, दूसरा जो इफेक्ट है वो कहां पे आएगा, शेयर कैपिटल पे। उतने से शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी और रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा। अभी जिस भी सोर्स से आपने दिया उस सोर्स को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। पीएनएल से दिया तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व से दिया तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को जैसे ही क्रेडिट किया आपने, शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। और रिजर्व एंड सरप्लस में जिस भी सोर्स से दिया वो सोर्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है? बोनस शेयर्स फेस वैल्यू से कम ज्यादा का कोई चक्कर नहीं होता, बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप ही इशू होते हैं, क्योंकि बोनस शेयर में पैसा तो कंपनी लेगी ही नहीं तो हमेशा पेड अप वैल्यू पे ही इशू करती है। ऐसा कंपनी एक्ट के अंदर रूल बनाया गया है कि कोई भी कंपनी पार्टली पेड बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है? और क्या क्या चीजें आपकी होती है, दो चीजें मेरे को और याद आ रही हैं, एक कॉल्स इन एरियर, एक कॉल्स इन एडवांस। पहले इन दोनों की बातें कर लें जो हमने पढ़ा है। कॉल्स इन एरियर, शेयर से रिलेटेड वो पैसा जो कंपनी ने डिमांड तो कर लिया बट आया नहीं है, तो जैसे ही कंपनी ने ये जब पैसा मांगा होगा तो इसको ट्रांसफर कहाँ किया होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा ना। भी जब भी आप मान लो अलॉटमेंट का पैसा आपने कॉल किया तो एंट्री क्या करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। कौन से शेयर पे, टोटल शेयर्स पे करते हो या केवल उनसे करते हो जिसने आपको पैसे दिए हैं, सारे से ही करते हैं ना। तो जैसे हम लोग ये एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया तो वो पैसा भी शेयर कैपिटल के अंदर चला गया जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, है ना। जब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगने की, हम लोग ये वाली एंट्री पास करते हैं। ऐसा करने के साथ ही क्या हुआ, मान लो आपके 1 लाख शेयर्स हैं और अलॉटमेंट पे आपने 20 रुपीज के अकॉर्डिंग मांगे हैं, तो कितने हो गए, 20 लाख। अब ये मान लो उन 1 लाख शेयर्स में से 95,000 जो शेयर्स हैं उन्होंने ही आपको पैसा दिया है, 5,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, तो रिसीव कितना करोगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, प्रीमियम वगैरह कोई केस आपका है नहीं, अभी सिंपल है, 19 लाख आप रिसीव करोगे ना। तो पैसा मिला कितना, 19 लाख। मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना कर रखा है, गड़बड़ है क्या कुछ। ये इसका मीनिंग क्या है, अगर कॉल्स इन एरियर है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा,
शेयर कैपिटल के अंदर हमने वो वाला अमाउंट भी इंक्लूड कर रखा है जो हमें अभी तक मिला नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। बात करें कॉल्स इन एडवांस की, कॉल्स इन एरियर को लेस किया तो कॉल्स इन एडवांस को ऐड कर देते हैं, नहीं करेंगे। अब एंट्री पे जाओ वापस, जब कॉल्स इन एडवांस आपको रिसीव होता है तो क्या एंट्री करते हो? जब हम लोग पैसा डिमांड करेंगे तो अपनी एंट्री ये वाली रहने वाली है। भी मैंने एंट्री कर दी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीज। अब आपको ये बताया गया कि जितने शेयर होल्डर्स थे 1 लाख, उन्होंने सभी ने 20 रुपीज के अकॉर्डिंग दे दिया। इसके साथ ही एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 1000 शेयर्स थे, जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने क्या किया 30 रुपीज की फर्स्ट कॉल भी आपको एडवांस में दे दी। फर्स्ट ऐसा हो सकता है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है और उसने क्या किया 30 रुपीज किसके फर्स्ट कॉल के भी पेमेंट कर दिए साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। जब आपने पैसा मांगा तो एंट्री क्या करी? ये वाली करी। क्या आपने कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को शेयर कैपिटल में एडजस्ट किया है कहीं पे? नहीं किया अभी तक। जब पैसा रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख, कॉल्स इन 20 लाख 30,000 आएगी। कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी क्या है? लायबिलिटीज है, हम उसको आगे एडजस्ट करने वाले। तो टू क्या करेंगे हम लोग? शेयर अलॉटमेंट कितना? 20 लाख टू 30,000, है ना। तो ये पैसा, इसका शेयर कैपिटल से कोई लिंक है ही नहीं। एक्चुअल में जब हम लोग ये पैसा मांगेंगे ना तब हमें ट्रांसफर करना है, तो ये शेयर कैपिटल के अंदर आपका ऐड नहीं होता। ये कहां जाता है? ये आपकी होती है लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज में जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आप इसको शो करते हो। ठीक है। अब एक और बच गया, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर क्या होता है भाई? जब कोई शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देता, जो पैसा हमने उससे मांगा और उसने हमें पैसे नहीं दिए और हमें गुस्सा आ गया और हमने शेयर वापस ले लिए। फिर पैसे अगर नहीं दिए और हमने वापस नहीं लिए तो फॉरफीचर नहीं बोलेंगे, और उसने अगर पैसे हमें नहीं दिए और हमने वापस ले लिए तो हम उसको फॉरफीचर बोलते हैं। जो शेयर आप फॉरफिट करते हो उसमें से कुछ शेयर्स आप रीइश्यू कर सकते हो क्या? रीइश्यू कर देते हैं हम लोग, और कुछ हम लोग रीइश्यू नहीं करते। मान लो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स है, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, टोटल कितने हो गए? 10 लाख। इसमें से 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको नोट पेड फर्स्ट कॉल, फर्स्ट किसके हम लोग कर देते हैं? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 ईच। ठीक है। 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 रुपीज फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। 6,000 शेयर्स हमने क्या किए? फॉरफिट कर लिए। ऐसा हो सकता है?
10,000 शेयर होल्डर्स थे अलग अलग, जिनके पास 10,000 शेयर्स थे। मैंने 6,000 से तो क्या किया, फॉरफीचर कर लिया, और 4,000 से नहीं किया। उन्होंने बोल दिया अभी 2-4-5 दिन में दूंगा, तो वापस थोड़ी ना लूंगा, मैंने उनको टाइम और दे दिया थोड़ा सा। इन 6,000 जो शेयर्स मैंने फॉरफिट किए, इसमें से मैंने क्या किया, 2,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स मैंने क्या किया, रीइश्यू कर दिए। ये मान लो रीइश्यू कर दिए, और किस रेट से कर दिए, 9 रुपीज एज फुल्ली पेड अप। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम मेरे को कितने रुपए में इशू करना पड़ेगा, 8, रीइश्यू 8 रुपीज़ मिनिमम करना पड़ेगा ना। मैक्सिमम डिस्काउंट 2, मैं कितना दे सकता हूँ, सॉरी मिनिमम 2 रुपीज़ में मेरे को इशू करना पड़ेगा। 8 रुपीज़ तो मैं रिसीव कर चुका ना। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, जितना आपको शेयर फॉरफीचर में पैसा मिला हुआ है। इन शेयर्स में मुझे कितने रुपए मिले हुए हैं, 8 मिले हुए, तो 8 में मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो मिनिमम प्राइस 2 रुपीज़ तक हो सकता है मेरा। मैंने रीइश्यू कितने में किया, 9 रुपीज़ में। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें ये समझना है कि शेयर फॉरफीचर का कौन सा अमाउंट जो हमारा शेयर कैपिटल के अंदर जाकर के ऐड होएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करूं शेयर फॉरफीचर की। शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कितना आएगा, 6,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, इनटू 8 रुपीज़ पेड कर दिया उसने, 2 रुपीज़ पेड नहीं किए, तो कितना हुआ, 48,000। ठीक है, जो ये 48,000 रुपीज़ है फॉरफीचर में, इसमें 2 टाइप के शेयर से रिलेटेड है। ये कौन कौन से, उन शेयर से जो रीइश्यू हो गए और उन शेयर से जो रीइश्यू नहीं हुए। जो रीइश्यू हो गए उनसे रिलेटेड कितने हैं, 4,000 शेयर हमने क्या किए, रीइश्यू कर दिए, तो 4,000 इंटू 22,000 फॉरफीचर में 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आया था ना, तो उनसे रिलेटेड कितना है, 32,000। और जो नॉट रीइश्यूड वाले हैं उसके अंदर 2,000 शेयर्स इंटू 8, 16,000। जो रीइश्यू किए 32,000 में, इसमें हमने यूटिलाइज कितना किया, 10 रुपीज़ वाला 9 में रीइश्यू कर दिया, तो 1 रुपीज़ का डिस्काउंट अपन ने यूटिलाइज किया शेयर फॉरफीचर से। जो आप एंट्री करोगे 4,000 शेयर्स के लिए, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर 40,000, है ना। तो शेयर फॉरफीचर आपने यूटिलाइज कितना किया, वो इसमें से लेस कर दूं, बाकी बचा कितना, ये कहाँ जाएगा, याद करो, +2 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे हम लोग। लास्ट एंट्री जो आप करते थे, जो सबसे ज़्यादा गलत होती थी कि सर ये अमाउंट हमेशा गलत हो जाता है ना। और ये वाले जो शेयर्स हमने रीइश्यू नहीं किए, उनसे रिलेटेड जो पोर्शन है वो कहाँ जाएगा अपना, ये ऐड होएगा शेयर कैपिटल में। तो ये चीज़ अपने को समझनी थी कि शेयर कैपिटल का कौन सा, शेयर फॉरफीचर का कौन सा पोर्शन जाता है, जो रीइश्यू नहीं किए। अब कुछ पॉइंट्स आपके गिवन है पेज नंबर 16.4 पे, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले क्या आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या क्या लेने वाले हो भी, इफ शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड नॉट येट रीइश्यूड, सच शेयर्स विल बी पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ऐड होएगा किसके अंदर जाकर के, शेयर कैपिटल में, बट सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शेयर सब पब्लिक के पास है। क्या शेयर तो आपके पास है ना, तो सब्सक्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसे शेयर जो पब्लिक ने लिए हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, और पब्लिक के पास नहीं है तो उसका पार्ट होना ही नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, शेयर इशूड फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश टू बी डिस्क्लोज्ड। ऐड तो कर दोगे शेयर कैपिटल के अंदर, जब नीचे हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं अलग से डिटेल फुटनोट के अंदर, वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे कि इतने शेयर्स हमने अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू किए हैं। शेयर इशूड एज बोनस शेयर्स एंड इट्स सोर्स टू बी डिस्क्लोज्ड। कितने शेयर्स आपने बोनस शेयर के फॉर्म में इशू किए और उनका सोर्स क्या था।
भी आपने उन शेयर्स को प्रॉफिट एंड लॉस से एसपीएल से एडजस्ट करके इशू किया, या फिर जनरल रिजर्व से किया, या फिर जो जो आपके अदर रिजर्व्स अलाउड हैं जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर से करना अलाउड है, सिक्योरिटी प्रीमियम से करना अलाउड है, कौन कौन से करना अलाउड है और उसमें से आपने कौन सा सोर्स यूज किया वो आपको बताना है कि हमने इस वाले सोर्स से ये बोनस शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, शेयर्स बॉट बैक शुड बी डिस्क्लोज, कितने शेयर्स हमने वापस परचेज कर लिए। टर्म्स ऑफ रिडम्पशन और कन्वर्जन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिखानी, वो अलग से नीचे फुटनोट के अंदर क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इतने टाइम के बाद क्या है, रिडीमेबल है। इन केस ऑफ सब्सिडरी कंपनी शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज टू बी डिस्क्लोज्ड। और आपका नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग ऑफ ईच शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द शेयर्स। और लास्ट पॉइंट क्या है, कॉल्स इन एरियर्स बाय डायरेक्टर्स और अदर्स शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो इन सब के लिए आपको अलग से क्या करना होता है, डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। जो एडजस्टमेंट वाला पोर्शन होता है वो मेजरली आपका कॉल्स इन एरियर का होता है और शेयर फॉरफीचर वाला होता है। उसके अलावा बोनस शेयर्स जो भी इशू किए वो आपको ऐड करने होते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला एडजस्टमेंट करना होता है, और इन सब के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर्स है वो सब आपको देने होते हैं फुट नोट के अंदर, जहां पे आपके बैलेंस शीट और एसपीएल कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर नीचे से नोट डाल दोगे आप, नोट 1, नोट 2, नोट 3। क्यों? क्योंकि वहां से आपको समझ आ जाएगा। मान लो आपको यही बैलेंस शीट गिवन है, दोनों ईयर का डेटा आपके सामने है, अब आपको ये बोल दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर कैपिटल यहाँ पे दी हुई है 10 लाख रुपीज, यहाँ पे आगे होगी 12 लाख। कुछ बताया नहीं उसने कि जो ये 2 लाख बढ़ा ये कैसे बढ़ा, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो क्या? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? शेयर्स मैंने इशू किया कंसिडरेशन कैश में, या फिर अदर देन कैश काइंड में हो सकता है, या मैंने बोनस शेयर्स इशू किए हो, है ना। तो अगर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ तब तो ये कैश फ्लो में जाएगा, बट अगर इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ तो कैश फ्लो में नहीं जाएगा। तो पूरी डिटेल्स मुझे चाहिएगी ना, वो कहां से समझ में आती है, जो नीचे डिस्क्लोजर्स दिए हुए होते हैं। बैलेंस शीट आपकी जो भी पब्लिक कंपनीज होती है उनकी बैलेंस शीट न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होती है, उसके साथ ये सारी डिटेल्स इसलिए दी जाती है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनके साथ किसी भी तरीके से चीट ना किया जा सके, है ना। जो पढ़ने वाला समझदार बंदा है वो ऊपर पढ़ेगा पहले भी, अगर देखेगा प्रॉफिट कितना है तो उसको समझ आया एसपीएल देखता हूँ नेट प्रॉफिट कितना है, फिर देखेगा मेजरली आगे कंपनी की पोजीशन कैसे रहने वाली है, तो नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स है वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंटेन होती है कि कंपनी ने इस साल प्रॉफिट ज़्यादा क्यों कमाया, हो सकता है कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ वर्क किया हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं सट्टे में पैसा लगाया और इनकी बल्ले बल्ले हो गई, सही है ना। तो वो सब चीज़ें वहाँ से आपको पता चलती है। सर लास्ट सेकंड पॉइंट कौन सा? जिनके पास ज़्यादा 5% से ज़्यादा ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 5% से ज़्यादा शेयर्स है ना, उनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, बट उनको हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है ना तो वहाँ पे दिखाना पड़ता है। भी मान लो एक कंपनी है यशस्वी लिमिटेड, उसके आप सारे शेयर होल्डर्स हो, अब उसके अंदर जिसके भी पास भी 5% से ज़्यादा शेयर्स हैं, मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 20 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, 5% से ज़्यादा वाले, तो उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये शेयर होल्डर्स हैं और इनके पास इतने इतने क्या शेयर्स हैं, ठीक है। वो लिस्ट आपको मेंटेन करनी होती है। सेकंड क्या आपका, रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी नाम सुने रिजर्व एंड सरप्लस के, कौन कौन से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया आपका, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व और अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, और भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं। देख लो सब क्या रिजर्व रिजर्व लिखा हुआ है क्या? मोस्टली लिखा हुआ है ना। ये सारे जोड़ करके क्या करने हैं आपको दिखाने हैं, किसके अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस में। एक चीज, एक एक्सेप्शन रहता है आपका, एसपीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ तो आप ऐड कर दोगे, और अगर एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो लेस कर देंगे, लेस कर देंगे पक्का। चलो एक केस आपके सामने, जो ये अच्छे अच्छे और गंदे गंदे रिजर्व के नाम दे रखे हैं ना, ये सारे मिला करके इन सब का टोटल कितना है?
15 लाख रुपीज, ठीक है। और एसपीएल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। रिजर्व अदर देन एसपीएल, ठीक है। वैल्यूज कितनी गिवन है आपको? 15 लाख की। और साथ में इंफॉर्मेशन में गिवन है एसपीएल 18 लाख रुपीज डेबिट बैलेंस, है ना। ऐसा हो सकता है भी लॉस बहुत ज्यादा थे, अब क्या करें? 15 लाख माइनस 18 लाख, तो शेयर कैपिटल तो हमारी आ रही है पॉजिटिव। अब रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख नेगेटिव, ऐसा दिखा दें? ऐसा दिखाना होगा। इवन आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो क्या है? नेगेटिव आए, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करके ही दिखाना है। चाहे पीएनएल का बैलेंस अगर डेबिट है तो जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू उसमें से आप एडजस्ट करके ही दिखाओगे। नहीं, टी शेप में हम लोग दिखाते थे, बट अभी जो कंपनी अकाउंट का जो फॉर्मेट है ना, इसके अंदर फिक्स किया गया आपका कि आपको ऐसा ही दिखाना है। देखो लास्ट जो आपकी पॉइंट, जो लास्ट लाइन है 2, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट टू बी शोन एज नेगेटिव फिगर इफ रिजल्टेंट फिगर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इज नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बी शोन इन दिस हेड। नेक्स्ट क्या आपका? लॉन्ग टर्म बोराइंग्स। तो क्या क्या आएगा? बॉन्ड्स एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, हाँ। एक होता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एक होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हो जाता है क्या? नहीं होता, मानते हो ये बात? तो एक कोई पुराना बिजनेस चल रहा है, उसको आपको एक्वायर करना है, और वो बंदा कोई सोल प्रोप्राइटरशिप था या कोई पार्टनरशिप थी, आप उसकी कंपनी बनाना चाहते हो, ठीक है। आज आपने उसके बिजनेस को एक्वायर किया, आज ही कंपनी बन जाएगी? 2-4 महीने लगेंगे, आराम से चक्कर काटोगे, कुछ पैसे खर्च करोगे, खिलाओगे पिलाओगे तो कंपनी बनेगी। तो 4 महीने क्या बिजनेस आप बंद करके रखोगे? नहीं करेंगे बंद, तो कुछ तो कमाएंगे ना। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी कमाओगे ना, वो जितना भी प्रॉफिट है, उस सारे प्रॉफिट को हम लोग मानते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या मानते हैं? कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि उस टाइम तक बिजनेस हमारा इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था। और वो जो प्रॉफिट सारा है उसको आप लोग कैपिटल प्रॉफिट मान के ट्रांसफर कहाँ करते हो? कैपिटल रिजर्व में। और उसको बोलते क्या हम लोग? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए इंटर में पूरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आपका? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सर एक बार सिंकिंग फंड समझा दो। सिंकिंग फंड सर और एक बार इसमें इस पीरियड में डील तो कोई साइन नहीं हो पाएगी। किस चीज़ की डील साइन नहीं हो पाएगी? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और क्यों? तो बनी नहीं अभी। तो बिजनेस बंद थोड़ी ना करेंगे हम लोग, बिजनेस तो कंटिन्यू है, रूटीन में जितना काम करना है वो सारा काम चलता रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कोई साइन नहीं हो पाएगा। क्यों? तो कंपनी तो नहीं बनी अभी। तो कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होएगा। जो डायरेक्टर्स है वो नॉर्मली जो वर्क कर रहे हैं वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। बहुत सारी शंकाएं अभी आने वाली है, क्योंकि भी हम लोग फाउंडेशन में है। अभी कंपनी एक्ट हमने देखना स्टार्ट किया है, पढ़ना और समझना स्टार्ट नहीं किया। जब वो स्टार्ट कर देंगे ना, तो और जो शंकाएं वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी और नई नई शंकाएं आती जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये शंकाओं का समाधान हो गया ना पूरा, तो फिर कोर्ट वोट ये सब तो खत्म ही हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स किस चीज के बचेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या अपना सर एक बार सिंकिंग फंड तो सुनाओ। करेंगे हम लोग, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आपका? बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर पार्टीज, कैश, क्रेडिट। डी पॉइंट क्या है? बैंक। ये गलत दे रखा है क्या यहाँ पे? गलत है ना, कट कर देना इसको यहाँ से। अगर ऐसा होता ही नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब हमारा अकाउंट कौन से टाइप का हो? सेविंग या करंट? करंट अकाउंट में होता है, और उसके अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, तो उसकी वैल्यू फ्लैक्चुएट होती रहती है हमेशा। तो वो कभी भी आपका लॉन्ग टर्म के अंदर आता ही नहीं है। डिपॉजिट्स, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, ये सब कौन सी हैं? जो आपकी 1 ईयर से ज़्यादा वाली हैं।
लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है किसी से और दे रखा है तो असेट साइड में जाएगा, नॉन करंट असेट्स में। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फिनांस लीज ऑब्लिगेशंस, लीज क्या होता है, कोई जगह आपने खरीदी नहीं है जिसको आपको एग्रीमेंट मिलता है, पट्टा मिलता है कुछ टाइम के लिए कि आप इतने टाइम के लिए उसको यूज कर सकते हो, तो वो सब आपकी इसके अंदर कवर होती है। कैश क्रेडिट क्या होता है? डिस्क्लोजर्स क्या क्या आने वाले आपके, अमाउंट एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी, लोन्स गारंटेड बाय डायरेक्टर्स और अदर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ एनी redeemed debentures which company can issue, terms of redemption of debentures and repayment of term loan, कितने टाइम में किस तरीके से आपको डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना है, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट, अगर आपने किसी पे इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह रेगुलर नहीं किया तो डिफॉल्ट कितने अमाउंट का रहा और कितने पीरियड का हो गया, वो सब आपको वहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है। क्योंकि इन सब के लिए क्या कंपनीज एक्ट के अंदर अलग से इम्प्लीकेशंस है, अलग से पेनल्टीज वगैरह दी हुई है भी, कोई कंपनी अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगी तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके रहेंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अलग से डिस्क्लोज करनी होती है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो कुछ रह गया वो ट्रेड पेबल्स, अगर कोई ऐसे हैं जिनको आपको 12 मंथ से बाद पेमेंट करोगे तो जनरली हम लोग सारे कंसीडर कहाँ करते हैं, करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाते। ठीक है, तो ये भी आपका स्किप कर सकते हो आप। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर अर्न लीव्स और प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी ऐसी कोई चीज़ें जिनके लिए आपकी 1 ईयर से ज़्यादा टाइम में वो प्रोविजन यूटिलाइज होगा, जैसे मान लो फ्रीज वगैरह ये सब है जिनकी गारंटी क्या है 2, 3, 4, 5 ईयर्स की है वारंटीज वगैरह, तो इनका क्लेम जरूरी नहीं है कि विद इन 12 मंथ्स आ जाए, विद इन 1 ईयर तो पता है बोले खराब ही नहीं होगा, नया नया ही है, 3-4 साल पुराना होगा तो खराब होगा, एसी वगैरह हो गए आपके 5 ईयर्स की वारंटी है, तो ये सब प्रोविजंस का आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, ऐसी बोरोइंग्स जिनका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स करना है। डिस्क्लोजर में क्या क्या है ना, ये आप लोग रीड कर लेना, आ जाएगा समझ। ऐसे करंट लाइबिलिटीज के आइटम्स दिए हुए हैं कुछ, ये सब आपको देखने हैं। ऐसा इनमें से कोई इंपॉर्टेंट वाला कुछ और नहीं है, नेम्स आप लोग रीड कर लेना, कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, असेट्स के अंदर टेंजिबल असेट्स नेम सारे आपको लिखने हैं, याद ही पता ही आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, रेलवे साइडिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लाइव स्टॉक, व्हीकल्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर्स, मतलब आप जिस चीज़ को टेंजिबल कैटेगरी के अंदर कवर कर सकते हो वो सारी आपकी यहाँ पे आने वाली है। उनके अंदर डिस्क्लोजर्स क्या क्या देना है, डिस्क्लोजर में क्या आएगा, आपकी एसेट्स ओपनिंग कितनी थी, एडिशन कितना किया आपने, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया वो लेस कर दो, सेल्स कितनी हुई वो लेस कर दो, बाकी क्या बच गई आपकी क्लोजिंग एसेट्स कितनी बच गई, वो सब कहाँ जाता है, डिस्क्लोजर के अंदर। ठीक है, ऐसे इंटेंजिबल असेट्स का, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, सारा आपको अच्छे से रीड करना है। फिर भी आपकी कोई डाउट्स कुछ रहते हैं तो वो हम लोग जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे आप लोग मैसेज कर देना, हम लोग वहाँ से डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।